कैरियर के बारे में बच्चों को जागरूक करते हुए और अपनी जो उपलब्धियां हैं किस प्रकार से आपने इस पद को पाया है उसके बारे में बताएं। इस बात परम आदरणीय सरपंच साहब, प्रिंसिपल साहब, गांव से आए हुए गणमान्य व्यक्ति, सभी शिक्षक साथीगण, नरेंद्र जी, सब आज अपने जो कैरियर दिवस मना रहे हैं, स्वामी विवेकानंद जी से बड़ा कोई दिवस नहीं हो सकता। युवाओं के लिए रोल मॉडल मान लो, या युवाओं को प्रेरणा देने वाले, युवाओं को एक अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए बताने वाले सबसे बड़े, अगर कोई आज तक कोई हीरो हुआ है तो वो स्वामी विवेकानंद जी थे। उस दिन पे अपने आज कैरियर न्यूज पर मैं इस बार सारण आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के पद पर हूँ। यहाँ लल्लाड़ा राजकीय आयुर्वेद औषधालय हमने, जब मैं आर्ट्स का स्टूडेंट था, मेरे पास आर्ट्स थी, लेकिन उस टाइम आर्ट्स वाले भी आयुर्वेद में एक प्री आयुर्वेद टेस्ट के नाम से, पीएटी के नाम से एक टेस्ट होता था। उस टेस्ट में जो रिटर्न में क्लियर हो जाते थे, उनका 5 ही कॉलेज होते थे पूरे राजस्थान में, उनका इसमें सिलेक्शन हो जाता था और लगभग 6 साल लगते थे इस कोर्स को करने के लिए। लेकिन ये तो पुरानी बातें होगी। अब इस टाइम अगर कोई अपने देश में कोई कहता है मैं डॉक्टर बन रहा हूं, डॉक्टर बनने के लिए 4 या 5 मुख्य चिकित्सा पद्धतियां हैं अपने देश में, जिनमें अपने काम करते हैं, जिससे अपने चिकित्सा सेवाएं लेते हैं। उनमें नंबर 1 पर अपने मानते हैं एलोपैथी को। जो एमबीबीएस, एमएस, एमडी जो डॉक्टर होते हैं, उन सबको अपने एलोपैथी कहते हैं। उसके बाद अपनी भारत की मूल पद्धति है आयुर्वेदिक पद्धति है, एक होम्योपैथिक है, एक यूनानी है और एक योग एवं सिद्ध है। ये 5 चिकित्सा पद्धतियां है। अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है, वो किस लाइन में जाना चाहता है, किस लाइन का डॉक्टर बनना चाहता है, उसके लिए 5 चीज। अब इसमें क्या होता है कि जो चीज प्रचलन में ज्यादा होती है ना, उसी तरफ रुझान होता है। तो लगभग सारे ही बच्चे एमबीबीएस डॉक्टर बनना चाहते हैं, ये उनकी फर्स्ट चॉइस होती है। इसके लिए आपके पास बायोलॉजी होनी चाहिए, सब्जेक्ट साइंस का, और उसके बाद एक टेस्ट होता है जो पहले तो पीएमटी होता था, प्री मेडिकल टेस्ट। अब उसकी जगह एक अकेला ही कर दिया नीट के नाम से, कि नीट के नाम से एक एग्जाम होगा, उसमें जो टॉप मेरिट वाले आएंगे, वो सबसे टॉप मेरिट वालों का गवर्नमेंट कॉलेज मिलेंगे, कुछ को एम्स मिलेंगे, उसके बाद नीचे वालों को और प्राइवेट कॉलेज बहुत हो गए, उनमें उनका एडमिशन हो जाएगा। अब उनसे भी नीचे मेरिट वाले रह गए और डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए फिर वेटनरी में चले जाते हैं, पशु चिकित्सा विज्ञान है ना, उसके डॉक्टर, पशुओं के डॉक्टर बनने के लिए चले जाते हैं। उसमें से फिर कुछ डेंटल डॉक्टर, दांतों के डॉक्टर, उसमें चले जाते हैं। और उसी में आजकल कर दिया, मैं मेरे चिकित्सा पद्धति है उसके बारे में बता रहा हूं आपको, उसी में आजकल कर दिया है आयुर्वेद, होम्योपैथी भी। उसमें तो नीचे की रैंक वाले होते हैं ना, उन बच्चों का एडमिशन भी इस चिकित्सा पद्धति के लिए नीट वालों में से किया जाता है। इसलिए अब आर्ट्स का स्टूडेंट तो कोई डॉक्टर बन ही नहीं सकता किसी चीज का, साइंस चाहिए। उसमें नीचे वाले जो रैंक के आते हैं, वो आप आयुर्वेद चुन लो, होम्यो चुन लो, यूनानी चुन लो, उसमें आप किसी में जा सकते हो। ये एक प्रोसीजर है इसमें एडमिशन लेने का। और विशेष तौर से मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप जो सपने लेके जाते हो एमबीबीएस डॉक्टर बनने के, तो उसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन है, बहुत ज्यादा मारामारी। तो प्राय क्या है कि बच्चे तैयारी करने जाते हैं तो उनका 1-1, 2-2, 3-3 साल में नहीं होता, फिर वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते हैं, वो टेंशन पालते हैं, घर वाले भी ये सोचने लगते हैं कि हमारे बच्चे का एडमिशन क्यों, इसलिए बच्चे बहुत निराश हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप कभी भी आप निराश मत होना। कोई जरूरी नहीं, केवल आप एमबीबीएस बनने के लिए बने हो गया जरूरी नहीं है। दुनिया में और बहुत चीजें काम करने के लिए और बहुत सब्जेक्ट है
और बहुत विषय है और बहुत पैसे हैं। ये जरूरी नहीं कि आप एमबीबीएस नहीं पढ़ पाए या आप टॉप में नीट में क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो बहुत से बच्चे आजकल निराश होके और दूसरे हथकंडे अपना लेते हैं। वो कभी भी नहीं छूटना चाहिए। हर बच्चा अपने हिसाब से, पहले बात तो टीचर्स भी आपको बता देंगे, एक एक की क्वालिफिकेशन होती है, एक एक की प्रकृति होती है, उसको देख के ये बता देंगे आपके लिए गाइडलाइन क्या है। उसके बाद में वो खुद सोचो। उसके बाद में उनके घर वालों को भी मैं कहना चाहता हूँ कि वो भी ध्यान रखें कि हमारे बच्चे का बौद्धिक लेवल क्या है, उसके दूसरी ओर फिजिकल लेवल क्या है। और अब किसी का फिजिकल लेवल हो ही नहीं, वो घर वाला कहते जी का मैं तो धानीदार बनाऊंगा, तो वो घड़ों बढ़ जाऊंगा। तो बिंगा हिसाब में वो सब्जेक्ट चूज करो, बच्चे की रुचि प्राथमिकता दो। कभी वो के पढ़ना चाहती वो खुद वो के सीख रहे, तो जकी चीज वो सीख रहा है बिंग माथे था सब्जेक्ट में आगे निकलोगा नहीं तो वो थाने एक घर को सो लागन लाग गया। दूसरी तो होगी मेरे सब्जेक्ट में जगह थे, अगर एडमिशन लेना चाहो, शिक्षक बनना चाहो। और मैं थाने एक बात और बता रही हूँ, विशेष तौर पर महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, कि आप अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं आप नीट जरूर देना। एक बार देना, 2 बार देना, आप 3 बार नीट दे देना चाहिए अगर आप एमबीबीएस बनना है। अगर आपका 3 बार में नीट में नहीं होता है, आप आयुर्वेद में जाइए, बहुत अच्छे स्कोप है। महिलाओं के लिए 1 नंबर की सर्विस है। काम बहुत कम है, मैं सही बता रहा हूं। करना चाहो तो कितना ही है, लेकिन बहुत कम है। वो घर भी संभाल सकती है, ये काम भी कर सकती है। दूसरी बात, ज्यादातर उनको जीवन साथी अदर लाइन के डॉक्टर मिल जाते हैं, तो उनका फैमिली भी बढ़िया चल जाती है। तो महिलाओं के लिए आयुर्वेद में बहुत अच्छे स्कोप है। और अब जो माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी है, उनके बाद 2014 के बाद में तो जो अपनी देसी चिकित्सा पद्धति है उन पे इतना ज्यादा काम हुआ है, इतना ज्यादा बजट आने लग गया है कि आगे आगे इसमें स्कोप और ज्यादा होंगे। अब जैसे हर गांव, अब पहले तो ये योजना लेते और अभी आने वाले टाइम में आगे अब एक इसमें अलग मंत्रालय बना दिया, इसका NHM के नाम से, नेशनल आयुष हेल्थ मिशन। एक NHM था पहले, अपना नेशनल हेल्थ मिशन चलता था, जिसमें ये साउत्री जी ANM वगैरह है, दूसरे MBBS इनका काम था। अब एक पूरी सभी पद्धतियों के लिए NHM बना दिया। उस NHM के तहत ही अपना जो लल्लाड़ा का औषधालय है ना, इसको भी आजकल AHWC बोलते हैं, आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। इसमें और सुविधाएं दे रहे हैं, दवाइयां दे रहे हैं, ये हीमोग्लोबिन की, शुगर की, इनकी जांच के लिए दे रहे हैं, किट दे रहे हैं कि आप करवाइए। तो मतलब आने वाला टाइम आयुर्वेद के लिए इस देश में, हिंदुस्तान में बहुत तरक्की करेगा। इसलिए आप इसमें भी अगर आपकी रुचि हो तो रखिए। विशेष तौर से अगर आप एमबीबीएस में नहीं जा पाते तो आप इसमें आइए, ये भी एक अच्छा कैरियर है। अब एक तो जनरल बात, मैं भी वैसे सामाजिक प्राणी और व्यवहारिक को आपको बता दूं, गुरु जी भी बता रहे थे जो नकल के बारे में, और जो पेपर लीक हुए हैं उसको अपने नकल प्रकरण से जोड़ लेते हैं। अब वो तो बड़े बड़े वहां पेपर लीक हो जाते हैं, अपने यहाँ स्कूल में ज्यादातर और क्या होता है, एक नकल का सिस्टम चलता है। हर बच्चों को थोड़ी बहुत एक दूसरे को देख के आदत पड़ जाती है कि ये वो उस बार नकल से पास हो गया था, वो हो गया था। मैं कहता हूँ इस चीज से अब आप बचो। पीछे जो दिन थे वो चले गए, आने वाला टाइम बहुत खराब है। कानून बहुत सख्त बनाए जा रहे हैं। किसी के पास एग्जाम देते वक्त अगर आप ले गए भूल से ही, और आपको पता है नहीं कि इसके परिणाम कितने घातक होंगे, एक पर्ची भी साथ ले गए तो आपको, आपका कैरियर पूरी जिंदगी के लिए चौपट हो सकता है। आपको डीबार किया जा सकता है, आप पूरे जीवन में परीक्षा नहीं दे पाओगे कभी। इतनी खतरनाक कानून आ रहे हैं, इसलिए इस चीज से तो बचे। और अगर कोई किसी को कह ही दे कि मेरे पास पेपर है या मेरे पास फलानी चीज है, मेरे पास उस चीज से आप अवॉइड करें, कभी हमें नहीं चाहिए। क्योंकि ये तय है कि जहां कहीं चोरी हुई है कभी न कभी उसका पता चलेगा तो आप फिर उसके लपेटे में आओगे, चाहे 2 साल बाद में आओ, चाहे 3 साल बाद में आओ, तो कभी आओ। इस चीज से आप, मेरा एक व्यक्तिगत निवेदन है बच्चों से कि नकल से आप पेपर लीक से बचेंगे तो कब बचोगे, जब नकल से बचोगे। और नकल से बचना अभी शुरू कर दो। आप अपने विद्यालय में भी आपके पीछे वाला अगर कापी खोल के बैठा है ना,
तो अब ये तय कर लो कि उसका देख के मुझे नहीं लिखना, क्योंकि वो आदत पड़ गई तो वो आगे बहुत गलत आदत है और फिर आगे बहुत ही कानून सख्त आ रहे हैं। इस चीज का आप पूरा ध्यान रखोगे और मैं आपको इस कैरियर न्यूज पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। थोड़ा लंबा हो गया। जय हिंद।